ठीक है, तो अब हमारा स्टार्ट हो जाता है पार्ट 2। फर्स्ट हो गया क्लियर, उसके अंदर हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से एग्जाम्प्ट है, सिर्फ उसी के बारे में पढ़ा था, कब वो नहीं बना सकते। ठीक है, सेकंड जो पार्ट आ जाता है हमारे इवैल्यूएशन कंट्रोल। अब भाई हमें समझना है कंट्रोल क्या होता है। एज पर द प्रोविजन कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाई अदर कंपनी इट्स पेरेंट कंपनी। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी कौन होती है? वो एक कंपनी होती है विच इज कंट्रोल्ड बाय अदर कंपनी। अ कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय अदर कंपनी इट्स पेरेंट कंपनी or parent company. It can also be that holding subsidiary relationship will exist only if an investor has control over the investor. ठीक है, क्लियर। फिर एज पर द प्रोविजन ऑफ इवेल्यूएशन करते हैं हम, कंट्रोल इज मैंडेटरी इन रिलेशनशिप बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ इंडेस 10 110। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन कंट्रोल इवेल्यूएशन एज फॉलो विच आर रिक्वायर्ड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, वो 3 चीज़ें होती हैं जिससे हमें ये पता लगता है, हम इवेल्युएट करते हैं। ऐसे ही नहीं हमें पता लग जाएगा हम कंट्रोल है भी या नहीं, इस चीज़ को इवेल्युएट करेंगे। एंड इट इज़ मैंडेटरी इन अ रिलेशनशिप बिफोर द एप्लीकेशन 110 लगाने से पहले, कि तुम लगाने तो लग जाओ 110, तुम्हें यही नहीं पता कि ये इसकी होल्डिंग है भी या नहीं है। होल्डिंग है वो कैसे पता लगेगा? 50% वाला रूल खत्म हो गया। ठीक है, हालांकि वो बाद में हम पढ़ते हैं, घूम फिर के बाद वहीं आ जाती है, बट फिलहाल उसके अलावा भी इसको इवेल्युएट करना पड़ता है। घूम फिर के बाद हर जगह नहीं आती, कुछ जगह आ जाती है अगर बाकी चीज़ें नहीं सेटिस्फाई हो पाती। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सी 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो अब हम मान लेंगे दैट वी हैव द फुल राइट, वी हैव द राइट ओवर द इन्वेस्टी। देन these three things are investor power over the investee. First thing, investors exposure or rights to the variable returns of investee, ability to use power to affect investor return। कुछ समझ नहीं आया? पहला है कि भाई इन्वेस्टर के पास में पावर होनी चाहिए। यहाँ पे हम कंट्रोल के लिए बात कर रहे हैं, तो ऊपर हो गया कंट्रोल। इसके लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली होगी आपकी पावर, ठीक है। सेकंड आपकी क्या हो गई? इन्वेस्टर राइट्स टू द वेरिएबल रिटर्न्स। इसके पास में राइट होना चाहिए अपनी पावर को एक्सरसाइज करने का टू वेरिएबल रिटर्न्स के लिए, जो भी कोई मतलब जो रिटर्न को अफेक्ट कर रहे हैं उन डिसीजन से रिलेटेड, इसको पास राइट होना चाहिए उन चीज़ों को अफेक्ट करने का या उन चीज़ों के ऊपर बोलने का, उन मैटर्स के ऊपर बोलने का। एबिलिटी टू यूज पावर टू अफेक्ट इन्वेस्टर रिटर्न। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई हैं। फिलहाल अभी इसके बारे में डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। पहले हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट 2 का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इन्वेस्टर पावर ओवर द इन्वेस्टी। वो हम कैसे समझते हैं? पावर को हम कैसे समझेंगे? यहाँ पे पावर, वो पावर नहीं, पावर। ठीक है, ये यहाँ पे एक प्लस रह गया है, ये लगा देते हैं इसका भी एक प्लस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए देख पावर के लिए। एक तो आपके पास में एग्जिस्टिंग राइट्स होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास में राइट्स हैं, एबिलिटी होनी चाहिए उनको लगाने के लिए। तीसरा, एबिलिटी टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज़ ऑफ इन्वेस्टी। जो भी इन्वेस्टी की हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्ट करने का आपके पास में राइट होना चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, रेलिवेंट एक्टिविटीज़। एज पर द प्रोविजन इन इंडिया 110, रेलिवेंट आर द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटिटी दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टी एंटिटी। जो कि सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहे हैं ना इन्वेस्टी की एंटिटी को, वो सारी एक्टिविटीज़ पे हमारा राइट होना चाहिए उनको अफेक्ट करने का, उनको मोल्ड करने का, उनको चेंज करने का, उनके ऊपर बोलने का, ये सब चीज़ें। सेलिंग और परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ओवर द मैच्योरिटी पीरियड, R&D ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, कैपिटल डिसीजन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रिम्यूनरेशन, की मैनेजमेंट पर्सन, सिलेक्शन, एक्विजिशन, डिस्पोजल और कैपिटल फंड्स एक्सेट्रा। अब ये सारी चीज़ें होगी, या तो भाई देखो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें एक हमारे रिटर्न को अफेक्ट करती है ना किसी तरह से। रेलिवेंट एक्टिविटी है ये बिजनेस के लिए। एज पर द प्रोविजन रेलिवेंट द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टी एंटिटी, ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती हैं जो इन्वेस्टी एंटिटी है उसके, जो भी इन्वेस्टी एंटिटी है उसके बिजनेस को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती हैं, उसके रिटर्न को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ओवर द मैच्योरिटी पीरियड, R&D ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, ये सब चीज़ें हैं। भाई तुम किस बेस पे खरीद रहे हो, किस पे बेच रहे हो, ये चीज़ें मैटर करती है। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ओवर द मैच्योरिटी पीरियड, कोई तुम्हारे पास में फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि तुमने कहीं पर फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं यार, जो कि जैसे डेटर्स हो गए, ठीक है, तो उनको मैनेज करने के पास अगर आपके पास में राइट है तो ऑब्वियसली यू आर अफेक्टिंग
the relevant activities. You have the right to affect the business activities which are considered significant. ठीक है, कोई R&D करवानी है नए प्रोडक्ट की तो उसमें भी आप बोल सकते हो. अरेंजमेंट होना है कोई फंड का, जैसे बाईजूस का एग्जांपल दिया था. ठीक है, अगर उसको फंड ना मिलते तो कहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर पाता. कोई कैपिटल डिसीजन लेना है, अपॉइंटमेंट करना है किसी उसका, या रिमूवल करना है किसी की मैनेजमेंट पर्सन सुंदर पिचाई का कि उसको निकाल ही नहीं पाए थे वो कभी. सिलेक्शन, एक्विजिशन, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड और वेंचर, तो ये भी एक वो हो गया. आउट ऑफ रेंज ऑफ रेलिवेंट एक्टिविटीज है जितनी भी हमने साथ, इसके अलावा भी और भी कोई हो सकती हैं. वी कंसिडर ओनली दैट रेलिवेंट एक्टिविटी दैट हैज मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रिटर्न. इनमें से किस एक्टिविटी का मोस्ट सिग्निफिकेंट रिटर्न जो है वो अफेक्ट होता है, किस एक्टिविटी का मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट है हमारे रिटर्न के ऊपर, जो हमें रिटर्न्स आ रहे हैं. तो इन 7 में से कोई एक ऐसी होगी बहुत ज़्यादा. कोई भाई अगर एंटिटी इंडल्ज है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, तो उसको R&D पे बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है. तो अगर वहाँ पे इन्वेस्टर के पास राइट है उसको अफेक्ट करने का, तो इट्स अ गुड थिंग. लेकिन अगर हम वही बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी की, सेलिंग परचेज ऑन गुड्स, क्या लाते हैं, चेयर लाते हैं, टेबल लाते हैं, वो अपने उससे पूछ के जाते हैं. तो भाई वो तेरे पास में कोई बहुत बड़ा राइट नहीं है, वो कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट अफेक्ट नहीं कर रहा है आपके रिटर्न्स को. ठीक है, फिर इसी तरह से ये हो जाता है R&D ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. ये कैसे, अब भाई कोई है जहाँ पे यही बनाया जाता है, सिर्फ फर्नीचर है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है फर्नीचर की, तो उसके अंदर अगर है R&D, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते वो यूजुअली. इनकर R&D के अंदर वो ट्रेन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, बस सिंपल. R&D पे नहीं करती क्योंकि वो उन्हें पता है इसी तरह का काम चलता रहना, कहीं और कोई ऑप्ट कर लेगा, कोई और रिसर्च कर लेगा, वो जैसा बनाने लग जाएंगे वैसे ही हम बनाने लग जाएंगे. तो वो R&D में नहीं होता. तो वहाँ पे अगर आपके पास में R&D का राइट है ना, तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता. इट इज़ ऑल सॉर्ट ऑफ मैटर ऑफ जजमेंट. फिर आ जाता है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑन राइट. अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक्टिविटीज़, रेलिवेंट एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, और अब हम पढ़ रहे हैं राइट के बारे में. As per the provisions in India 110, investor must have existing right that give ability to direct the relevant activities of an investee. As per the provision, different investor may have different rights, but we will consider only those rights that give ability to direct relevant activities. Those have most significant effect on return of investee. हम सिर्फ उन्हीं को ही करेंगे. अब राइट के बारे में हम चीज़ पढ़ लेते हैं. मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसको हटा सकते हैं. इन्वेस्टर का आउटपुट कहाँ बेचना है, तो वो सब चीज़ें हो गई इसके अंदर. पिछली 2 मिनट को काट दे, कोई मतलब नहीं था उनका जो भी तूने बोला. एज प्रूव इन्वेस्टर मस्ट हैव एग्जिस्टिंग राइट, दैट एग्जिस्टिंग पहले से वो राइट होने चाहिए, दैट गिव एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलिवेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन इन्वेस्टी. जो भी ऊपर एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्ट करने का उसके पास में राइट होना चाहिए. तूने ना इसके अंदर जब इसको पढ़ा ना, तूने दोनों चीज़ों को कंसोलिडेट कर दिया, फर्स्ट कंसेप्ट को भी और सेकंड कंसेप्ट को भी एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट के अंदर. भाई रेलिवेंट एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं इसके अंदर हमने, सिर्फ सेकंड के अंदर हमने ये पढ़ रहे हैं कि वो उन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्ट कर सके. ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलिवेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन इन्वेस्टी. ठीक है, वो क्या क्या हो सकती हैं भाई, जैसे मान ले कहीं पे मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स हैं उसके पास में, एक वो उसका राइट हो गया. कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो कंपोजिशन वही सिलेक्ट कर सकता है कि उसको रिमूव करना है, किसको नहीं करना, एक राइट है. म्यूचुअल फंड मैनेजर है कोई, इसको मैं, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर है लेकिन इसको मैं भगा सकता हूँ यहाँ से. ठीक है, किसका बाप मैं हूँ, तो उस केस में वो है. इन्वेस्टर का आउटपुट कहाँ बेचा जाएगा, किसको, आई विल टेल हिम, इट इज़ ऑल्सो राइट. और ये रेलिवेंट एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, इनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है ना उसके राइट की वैल्यू है. ये 4, 5, 10 राइट ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है उसके राइट की वैल्यू है. वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकता है, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकता है, इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड, वो सब हो सकता है इसके अंदर. मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स है, देर मे बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ये एग्जांपल्स हैं. ठीक है, राइट टू फॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टी. ठीक है, इन्वेस्टर कैन हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूव अनदर एंटिटी विच हैज एबिलिटी टू डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटीज टू द इन्वेस्टी कंपनी. ये किसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर का. ठीक है, म्यूचुअल फंड मैनेजर सारे काम कर रहा था, सब कुछ देख रहा था यहाँ पे. एज एबिलिटी टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज़, उसके पास में राइट था तो और
कि जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ है ना, डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज़, उनमें वो पार्ट कर सकता है और उसमें भी वो बोल सकता है और उसमें उसका मतलब कि इन्वॉल्वमेंट है, अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। और मेरे पास में क्या राइट है यहाँ पर इन्वेस्टर के पास में, एज एन इन्वेस्टर मेरे पास में ये राइट है कि मैं उसको अपॉइंट कर सकता हूँ या रिमूव कर सकता हूँ अनदर एंटिटी। वो एक बंदा हो सकता है, वो एक फॉर्म हो सकती है, विच इज एबिलिटी टू डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी। तो ठीक है, ये तीन हो गए। फोर्थ जो है हमारा वो आ जाता है, इन्वेस्टर हैव राइट टू डायरेक्ट इन्वेस्टर सेल इट्स आउटपुट टू इन्वेस्टर एट अ प्राइस विच ऑल्सो डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टर। मैंने बोल दिया कि भाई जिस प्राइस पे मैं बोलूँगा उसी पे ही तुम्हें बेचना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ हो गई। Above specified example, not a complete list. Surely this is not a complete list. There may be other types of rights as well. We need a most powerful right. ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एबिलिटी टू एक्सरसाइज राइट, जो हमारे पास में रेलिवेंट एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, हमारे पास में ये राइट है, मैं इसको निकाल सकता हूँ, भगा सकता हूँ। म्यूचुअल फंड वाले को मैं बैठा हूँ पर वेंचर यहाँ पे यूके में, कहाँ से भगा दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो इसलिए दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दो पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, सब्सटेंटिव राइट्स के अंदर एंड प्रोटेक्टिव राइट्स के अंदर। सब्सटेंटिव राइट्स हमारे काम के हैं, प्रोटेक्टिव राइट्स हमारे काम के इसलिए नहीं है बिकॉज दीज आर दोज राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू द पर्सन in order to protect himself. Suppose an entity has given a loan of $50,000 to a firm, and it took the mortgage value of mortgage, and it took the machinery as a mortgage. Okay, so in case in future, if there are certain circumstances then the entity B it won't be able to pay the debt, then it has all the rights, it has this protective right that it can reclaim its amount by selling that particular asset which it has seized, or basically he can seize the that security value, that security asset or whatever it is. So it is one of the protective rights. Second, if we'll talk about the Haldiram has made this announcement, not announcement, it has made this direction that everyone in your premises will wear the t-shirt which has named Haldiram over it. Okay, having that branding over the t-shirt, so no one would be allowed to wear any other t-shirt. So what it is doing, Haldiram is doing this thing. Why? It has this right, it has this protective right, but this protective right is just to save his brand image, just to save his brand name, so that in the future kuch aisi problem na ho, so there is to be some uniformity. Okay, so that is one of the protective right. So these are the protective right. अब हम आ जाते हैं substantive rights के ऊपर. Substantive rights ये क्या है? Only substantive provide practical ability to exercise right to direct relevant activities. Those rights which you are having over the direct relevant activities, you should have access, you should have the right to direct the relevant activities, but these rights should be practically able. You should be able to direct these rights practically, otherwise they are of no use. The rights can be classified under rights only if you can exercise those rights when they are needed. So it is basically substantive rights, those rights which can be exercised whenever they are needed. Whenever you require them, you are able to exercise them. It is not like you want to apply them for after 5 years or 4 years. So these are irrelevant, right? For the meanwhile, for this particular scenario, they are irrelevant. So substantive rights are those rights which can be exercised when they are required to be applied, or when they are needed to be exercised. They can be exercised. Those rights when they are needed. Okay, it means there should be not be any barrier in exercise of substantive right. There should be no barrier. Barrier is the important word here, is the key word here is barrier. There should not be any barrier to exercise these substantive rights. So if there is any barrier to exercise, you should consider the rights are not substantive, simply. So now we'll understand the examples that may be considered barrier in exercise of rights. What could be they? Financial barriers हो सकते हैं, operational barriers हो सकते हैं, there could be legal barriers as well. If we'll talk about the financial barrier, it is the situation where an asset manager is having asset manager has imposed a restriction. It is limited. It has put a limitation that if you'll remove me, you have to pay me a penalty of rupees 400 crores. So
other investors have this right, okay, that they can remove him at that asset manager, or they can keep that asset manager, but that decision might cost them huge penalty. Okay, it might attract huge penalty. So in order to prevent that, what they might do, other investor, they won't go for it, because there is a financial barrier, and that financial barrier is so pretty huge that they won't ever go for it, because they know what is the auqat of their company, what is the status of their company, their financial status. So they know that they are not ready to incur that huge amount for it. तो ये उसके अंदर हो गया. Operational barrier, there may be no substitute of present management. If we'll talk about the Steve Jobs, उसको निकाल दिया था फर्स्ट इनिशियल ईयर्स में, बट सून दे रियलाइज कि इसके बिना वी आर नॉट एबल टू रन आवर बिजनेस दैट एफिशिएंटली एज वी वर एबल टू रन बिफोर. So they bring him back, and what he imposed what was his shirt, what was his condition? He imposed that condition that if I'll work from now onward in this Apple company, I'll have all the rights to remove whatever to whomsoever I want to. और वो होता है, ठीक है. There may be no substitute of present management. तो इस केस में ये ऑपरेशनल बैरियर हो गया, आप उसको निकाल ही नहीं सकते, भले ही आपके पास में वो राइट है. तो आप नहीं हो होल्डिंग कंपनी, नहीं हो, आप बाहर निकलो बेंचो, तो निकलो यहाँ से. फिर आ जाता है हमारा थर्ड, लीगल बैरियर. फॉरेन इन्वेस्टर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम वोटिंग पावर बाय गवर्नमेंट. कोई वोटिंग पावर है गवर्नमेंट की, उसने मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने, दैट यू आर नॉट अलाउड टू वोट इफ सम इन्वेस्टर इज हैविंग 90% शेयर्स. इफ वी टॉक अबाउट विजय माल्या, तो वो इन्वेस्टर यूके में बैठा है, हम उसके पास में है ही नहीं, उसके पास में वोटिंग पावर ही नहीं है. सो एक लीगल बैरियर हो गया, उसको हम नहीं कंसिडर कर सकते. सारी बातों के वो प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो नहीं है हमारा होल्डिंग कंपनी या होल्डिंग पर्सन. इफ करंट बिकम्स लेस देन CMP, देन कन्वर्जन मे नॉट बी कंसिडर्ड एज सब्सटेंटिव. जो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, इफ करंट बिकम्स लेस देन द CMP कन्वर्जन, देन मे नॉट बी कंसिडर्ड एज सब्सटेंटिव. ठीक है. फिर आ जाता है हमारा प्रोटेक्टिव राइट्स. वो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था. राइट टू क्लेम एन एसेट इफ इट मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. इन्वेस्टर राइट इफ द ट्रस्टी मेक फ्रॉड और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेस्टर फंड. अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय लेंडर टू गेट रेगुलर अपडेट्स. उसने कोई अपनी हमारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके अंदर एक बंदा बैठा दिया लेंडर ने, कि जो हमें रेगुलरली अपडेट करता रहेगा अबाउट वर्किंग इन द इंडस्ट्री और वर्किंग इन द फर्म. तो बट वो ही वॉन्ट इंडल्ज इन टू एनी एक्टिविटीज विच आर नॉट which might affect the business of the entity, or which might disturb or which might hamper the peace of the entity. तो वो ऐसा काम नहीं करेगा. इस तरह का एक बंदा बिठा दिया वहाँ पे. Franchisor right to bound franchisee protect brand name, that is uniform of employees, interior logos etc. that we have talked about the Haldirams here. तो ये वो हो गया. एक्सेप्शन हो जाती हैं सब्सटेंटिव राइट के. कुछ ऐसे राइट होते हैं जो कि बिकम सब्सटेंटिव, जो कि सब्सटेंटिव हो जाएंगे बट एट द टाइम ऑफ देयर एक्सरसाइज. ठीक है. इट मे बी पॉसिबल दैट पोटेंशियल शेयर्स जो है वो एक्चुअल शेयर्स बन जाएंगे बिफोर AGM इन कंपनी. कोई ऑप्शंस थे 45,000 के, ठीक है, वो एक्सरसाइज हो जाएंगे, वो मतलब लोग खरीद लेंगे. और हमें ये भी लग रहा है कि जो उसका एक्सरसाइज प्राइस है वो लेस देन है 70. ठीक है. MP जो है वो 70 चल रहा है, और हमारा जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 50 था. तो हमें लग रहा है कि भाई वो 20 रुपये के फ़ायदे के लिए या 30 रुपये का जो भी जैसी भी सिचुएशन होगी उसके लिए वो विलिंग होंगे, वो परचेज करेंगे पक्का. सो वी कैन एज्यूम कि हो जाएंगे, वो हमारे फ्यूचर में बन जाएंगे. तो हम उस चीज़ को भी हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर. द वी शैल बी कंसिडर सब्सटेंट बिकॉज राइट एक्सेप्ट व्हेन दे आर नीडेड. जो भी वो चाहिए होंगे वो एक्सरसाइज किए जा सकते हैं वो राइट्स. फिर उसके बारे में इन्वेस्टर, अदर इन्वेस्टर और रिजल्ट, इसके बारे में किया था. एक सब्सटेंटिव राइट है एक बंदे के पास में, इन्वेस्टर के पास में, और अदर इन्वेस्टर उनके पास में प्रोटेक्टिव राइट है. तो ऑब्वियसली इट विल सुपरसीड अदर इन्वेस्टर्स. फिर प्रोटेक्टिव राइट्स हैं एंड अनदर वन एज हैविंग द सब्सटेंटिव राइट्स. सो इट वुड बी द सिचुएशन जहाँ पर अदर इन्वेस्टर्स विल सुपरसीड द investor, we call the main investor or whatever, even if they are having 60% of the investment in the entity, even in that situation. Okay, so other investor have power over the investee. सब्सटेंटिव राइट्स क्या हो गए? सब्सटेंटिव राइट फर्दर असेसमेंट रिक्वायर्ड है. भाई ये भी इनके पास भी सब्सटेंट है, इनके पास भी सब्सटेंट है, तो रुक जाओ और वैलिडेट करना पड़ेगा, तब हम आपको शायद कोई कंक्लूजन दे पाएँ. थैंक यू.